नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार बनाने की कोशिश के बीच एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया। तो वहीं तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई, जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ही एनडीए के सहयोगी दल जैसे कि जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना समेत दलों के शिंदे गुट के बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में सरकार बनाने से जुड़े कई फैसलों को लेकर चर्चाएं की गई। मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं अभी कहाँ दावा करेंगे। अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी। उसकी प्रक्रिया अभी तो कहाँ राष्ट्रपति, जब संसदीय दल की बैठक होगी तब ना। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बात करेंगे अगली खबर की। तो खबर है कि 7 जून को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में राष्ट्रपति को समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। तो वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि 2014 और 2019 में एनडीए की ही सरकार थी, इस बार भी एनडीए की ही सरकार है और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। उसके रहे पूरी दुनिया में 56 ऐसे देश है जहां गठबंधन की सरकार चल रही है। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे, भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे थे। रामविलास पासवान जी रहे, जब शिवसेना था तो उसके रहे, अभी पारस जी थे, तो हम तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं। बहुमत आने के बाद भी आगे भी गठबंधन की सरकार चला है पूरी दुनिया में। बात करेंगे अगली खबर की। खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे, जहां उद्धव की जगह संजय राउत शामिल हुए। तो वहीं बैठक में राहुल और सोनिया भी शामिल हुई। महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में शामिल रहे। तो वहीं यूपी और बिहार से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बैठक में पहुंचे। आपको बता दें कि बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ये तय किया है कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है उसे जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो एनडीए के खिलाफ ये जो हमारी लड़ाई है हम इसे जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम दिग्गज जो थे वो मौजूद रहे, सबने अपनी अपनी राय रखी। उसके बाद खड़गे ने कहा कि जो एनडीए और बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है उसे जारी रखेंगे।
इन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given benefit in reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. तो बात करेंगे अगली खबर की। वहीं अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें, उसमें मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। जनता ने जो सहयोग दिया है, जनता ने जो समर्थन दिया है, जनता ने एक नई आस के साथ, जनता ने एक उम्मीद के साथ जो सहयोग किया है, उसके लिए जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका सलाम करता हूं। साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। समाजवादियों को मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार करता हूं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नया नजारा देखने को मिला। बता दें कि बुधवार सुबह से ही यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचकर काफी तादाद में मुस्लिम महिलाएं गारंटी कार्ड की मांग करने लगी। तो यही नहीं, कई महिलाओं ने पहले से मिला हुआ कांग्रेस का गारंटी कार्ड अपने नाम, पता और नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी करा दिया। और साथ ही कुछ महिलाओं का यह दावा है कि गारंटी कार्ड को भरकर जमा करने पर कांग्रेस कार्यालय से रसीद भी मिल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के टोंक साइबर
माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीना ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि साइबर माधोपुर जिले की चारों विधानसभा से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। मालपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिली है, लेकिन इस बार 33,000 की बढ़त ही मिल पाई है। मालपुर और नवई के अलावा सभी विधानसभा सीटों से बीजेपी पीछे रही। इस दौरान इंडिया वॉइस के टोंक संवाददाता कजोड़ गुजर से कांग्रेस नेता जीएल चौधरी ने खास बातचीत की। 10 साल के वनवास के बाद राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। वहीं बात करें टोंक से, तो टोंक से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता जीएल चौधरी जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। चौधरी जी, जीत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूं कि टोंक सवाई माधोपुर की जो जनता जनार्दन है उसकी जीत है, एवं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी जीत है। और ये जो टिकट था वो इतना बेहतरीन और योग्य आदमी को टिकट दिया था, जिसे हमारे सभी पायलट साहब, मान लो डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सभी सहमति से टिकट दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि ये कि कांग्रेस के लिए जीवन दान है बहुत बड़ा, और हम अति उत्साही से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि हम अगला विधानसभा चुनाव, अभी हरीश जी ने बोला है, हम यहाँ बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। देखिए, बात करें मालपुरा की, तो मालपुरा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिली है। मालपुरा में स्थिति अलग है कि मैं मालपुरा की बातें, मैं अभी कलेक्टर साहब को कुछ ही दिनों में ज्ञापन दूंगा कि यहाँ मालपुरा में 30 साल से कांग्रेस नहीं होने की वजह से 17,000 वोट माननीय विधायक जी उन्होंने फर्जी जुड़वा रखे हैं। वो वोट हम कटवाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उनका मार्जिन क्या रहता है वो आप सबको पता है। और विकास के बारे में मैं कहता हूं, अभी जैसे किरोड़ी लाल जी मीणा है, उन्होंने कहा मैं विधानसभा सीटें अगर हार गई तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो हमारे माननीय मंत्री जी भी दोनों, एक जो प्रभारी थे और एक जो टॉप के जो खुद मंत्री है, दोनों सीट हार गए हैं। अब निर्णय उनको लेना है, मुझे तो लेना है नहीं। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस में जब तक एकदम दम से लगा रहूंगा कि मालपुरा को मुझे कांग्रेस खड़ी करनी है। देखिए, बात करें अगर 400 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से आप इसको देखते 400 पार को? देखो, ये 400 पार देना या नहीं देना जनता के हाथ में है। एग्जिट पोल में दिखाना अलग बात है। जो जनता जनार्दन ने फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है कि 295 सीटें आई है, 400 का दावा उनका बिल्कुल खारिज हो गया है। देखिए, बात करें तो कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी अच्छी लीड मिली है इस बार, अच्छी स्थिति मतलब पहले की तुलना में उभर के आई। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है और बहुत ही गरीब किसान की पार्टी है, और मैं कहता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ तो कांग्रेस आएगी, लेकिन अगली बार कांग्रेस ही भारत के नक्शे पे होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैशिला जी, जिनका कहना है कि अंत में भी आगामी दिनों में भारतीय कांग्रेस पार्टी भारत के नक्शे पर होगी। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, टोंक। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं अमेठी से जीते कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये था कि राहुल जी का सर्टिफिकेट लेके आया था मैं कल, तो वो उनको सौंपना था, वो सौंपा। और उसके बाद फिर मैडम का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी, राहुल जी भी थे, वेणुगोपाल जी भी थे वहीं, उनका आशीर्वाद लेना था, इसलिए आए उनके। जैसे हम्बल आप हो ऐसे ही हम्बल रहना है आगे के लिए भी, कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनके तरफ से, और मैं उसका उन निर्देश का पालन करूँगा। ठीक है, अभी अमेठी का समस्त वोटर जिन्होंने मेरे को मत दिया या नहीं दिया, तमाम, मैं सबका एमपी हूँ, मैं सबके काम करूँगा। नहीं, देखिए, जो जब जीत होती है तो इसके साथ जिम्मेवारी भी आती है, तो जिम्मेवारी मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ की जनता के साथ अगर मैं मिल के काम करूँगा तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। जब मैं उनके मन की बात सुनूंगा, मेरा कोई भी प्लान होगा अमेठी की जनता को बिना इन्वॉल्व किए कोई प्लान नहीं होगा। नहीं, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मतलब कि ग्रेजुअली इतनी बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि 13-14 राउंड के बाद मेरे को लगा कि ये 1.5 पार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर राउंड में हम कोई राउंड नहीं हारे। ठीक है, तो इससे लग रहा था कि जीत जाएंगे, क्योंकि मैं
इलेक्शनरी कराता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे को ये था कि हो जाएगा। तो वहीं 2014 और 2019 में इटावा से हार रही समाजवादी पार्टी ने फिर से अपने गढ़ में कब्जा कर लिया और इस बार इटावा की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दौरे को जीती हुई। ऐसे में इंडिया वॉइस संवाददाता वंदना यादव ने सपा सांसद जितेंद्र दौरे से खास बातचीत की है, सुनिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में एनडीए और इंडिया का कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन इंडिया ने यहां पर बढ़त बनाई है और उन्हीं बढ़त में इंडिया को 43 सीट मिली है, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी ने 37 सीट हासिल की है। उन्हीं 37 सीट में से एक इटावा की सीट है, जहां से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दौरे जी मेरे साथ इसमें मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते जानते हैं कि जीतकर आए हैं, इटावा की जनता ने इनको चुनकर दिल्ली संसद भेजा है, तो इनका कैसा क्या अनुभव रहा है और क्या कहना है। जी सर। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं और श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूं और मैं जो इटावा की जनता ने मुझे अपना अमूल्य वोट दिया है, मैं यहाँ के इटावा के लोकसभा के सम्मानित जनता का जो आशीर्वाद मिला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इटावा की जनता ने 58,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर आपको दिल्ली संसद भेजा है, तो दिल्ली संसद पहुंच रहे हैं, तो कैसा क्या अनुभव रहा आपको और क्या जनता के लिए करने वाले हैं? अब दिल्ली अभी तो नहीं गया, लेकिन अब फोन संसद में आप जनता की आवाज उठाएंगे। आज आएगा जी। फोन आएगा और मैं कल दिल्ली जाऊंगा और मैं जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ये खत्म करना चाहते थे, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते, मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। गरीब दलित शोषित समाज के लोगों की आवाज उठाऊंगा और यहाँ पर किसानों की आवाज उठाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने कहा था हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन मेरी इंडिया गठबंधन की सरकार जो हमने पीडीए द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पूरा घोषणा पत्र का काम। अच्छा, कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि समाजवादी पार्टी को बीएसपी का जो वोट है वो मिला है, उससे काफी फायदा मिला है, सिर्फ इटावा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। इस पे आपका क्या कहना है? पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, क्योंकि ये आवाज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते थे, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार को बचाने के लिए ये वोट हमारे समाज ने दिया है। ये हमको नहीं दिया है, हमारे पूरे देश में सभी लोगों को दिया है। आपको यहाँ की जनता ने वहाँ भेज दिया है दिल्ली संसद में, तो यहाँ के आम जनता के आप आवाज उठाएंगे संसद में जब जाएंगे, तो किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप दिल्ली संसद में? पहले तो मैं युवाओं के लिए आवाज उठाऊंगा, जो युवा हमारा 10 साल से बेरोजगार घूम रहा है उनकी आवाज उठाऊंगा, किसानों की आवाज उठाऊंगा और भी जो भी अधूरे काम है जो 10 साल से नहीं हो पाए उनके लिए मैं काम करने का काम करेंगे। जैसा कि ये हमारे साथ से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी से सांसद जितेंद्र दौरे जी, जिन्होंने कई विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत की है और जनता के कई विभिन्न मुद्दे हम जाकर संसद में उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इंडिया वॉइस से इटावा से वंदना यादव। बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिम पूर्व दिल्ली से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अजय चौहान ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कैंडिडेट पर दिखाया है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये चुनाव के पहले दिन जब शुरू हुआ चुनाव, 85 दिन का प्रचार था, रोज हमारी ये भावना बढ़ती गई जब हम जनता के बीच में गए हैं और हमें रोज लगा है कि जनता बहुत ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री के कामों से। और पहले दिन से मेरा जब भी किसी ये बात हुई किसी भी चैनल से या अपने प्रिंट मीडिया के साथी से, मैंने ये कहा चिंता नहीं करिए, दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीतेगी, काम के दम पर जीतेगी, विकास के दम पर जीतेगी और वही हुआ है। दिल्ली का जो विकास होगा वो किस तरह से? दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी, जाम को लेकर जिस तरह से अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, केंद्रीय सरकार उस पर काम करेगी। आयुष्मान भारत की योजना को सबतर से हमारे जो अधिकारियों के हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पहले लागू कर दिया गया है। युवाओं महिलाओं के साथ और गरीबों के लिए अलग से योजनाएं आ रही है, विश्वकर्मा योजना को लाया जा रहा है। तो धरती पर किस तरह से सबको मजबूत किया जा सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन लगातार सातों सीटों चुनाव हमारी पार्टी सातों सीटें हार रही, क्या लगता है कि सही हो
भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव अपने एजेंडा पे लड़ा। हमारा एजेंडा विकास का था जो पिछले 10 साल में हुए। हमारा एजेंडा अगले 5 साल का था जो हमारा संकल्प पत्र है। हमारे एजेंडा में देश कहाँ से कहाँ पहुंचा ये सब था। तो हमने अपने एजेंडा के अलावा कभी कोई बात नहीं करी और उसी के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। वही जनता को हमारी आशीर्वाद मिला। दिल्ली में जल संकट सबसे ज्यादा रहा है। जल संकट तो देखिए केजरीवाल जी की दूरदृष्टि था, बल्कि मैं कहूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोई भागीरथ नहीं आने वाले जो नई गंगा लेकर आएंगे। पानी की मैनेजमेंट नहीं है। 500 करोड़ से जो दिल्ली जल बोर्ड प्लस होता था कभी फायदे में होता था, 70,000 करोड़ माइनस था। तो ये दिल्ली की जनता को जो आज भुगतना पड़ रहा है, ये केजरीवाल साहब की मिसमैनेजमेंट की वजह से भुगतना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ पश्चिम पूर्वी दिल्ली से कमल सिंह सरावत ने कहा था दिल्ली का हम विकास करेंगे। जिस तरह दिल्ली ने हम पर विश्वास किया, 7 सीटें हमें दी है। कहीं न कहीं जिससे केजरीवाल लगातार बीजेपी को पूछते जाते हैं, लेकिन उनको दिल्ली ने पूरा देश नकारा। और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। संजय चौहान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर पश्चिम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने प्रचंड जीत दर्ज की। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी 7 प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता का धन्यवाद दिया। इस दौरान योगेंद्र ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की जीत है। इंडिया वॉइस संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की है, सुनिए। विजय रहे। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने तय कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में एमपी बनाना है। मेरे कार्यकर्ताओं ने जमकर लोगों के बीच में गए, जय श्री राम किया और लोगों को बिल्कुल विश्वास था। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते मेरे कार्यकर्ता लग गए और वो चुनाव में जीत गया। जनता के वादे जो आपने किए किस तरीके से पूरे किए गए? देखिए, बहुत सारे वादे हैं। डीडीए के लैंड वहाँ पर है, डीडीए की बड़ी योजनाएं मैं बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाएंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे, तालाब जो है वाटर बॉडी उनको ठीक करेंगे। बहुत सारे काम हैं जो मेरे प्रारंभ हो जाएंगे। बात कर रहे हैं 400 पार की बात कर रहे थे और हम भारी मतों से आप जीते हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे कितने मतों से आप जीते और उसका श्रेय किसको? देखिए, 2,90,000 वोट से मैं जीता हूँ और उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और मेरे क्षेत्र के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यह थे हमारे साथ मौजूदा सांसद चंदोलिया जी जो बात करी थी और मैंने जनता के जो वादे किए उस पर अभी खड़े। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।